संविधान की तीसरी क्लास आज जो आपकी है वो तीसरी क्लास हम लोग आज शुरू करेंगे। पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने क्या देखा कि पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने देखा कि दो चीजें। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा कि मुख्य रूप से कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें क्या हुआ। फिर हम लोगों ने देखा कि 1784 का जो क्विट्स इंडिया एक्ट था उस क्विट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ। फिर दूसरी क्लास में हम लोगों ने देखा कि 1813 का जो अधिनियम है उस 1813 के अधिनियम में क्या हुआ वो देखने का हम लोगों ने प्रयास किया। फिर हम लोगों ने देखा कि 1833 के अधिनियम में क्या हुआ। 1813 और 33 का अधिनियम हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। अगर इसको क्रमबद्ध ढंग से देखा जाए ना तो 73 और 84 ये दोनों जो अधिनियम हम लोगों ने देखा था वो दोनों अधिनियम क्या है, वो दोनों अधिनियम ये बताते हैं किस तरह से यहाँ पर जो राजनीतिक अधिकार थे वो राजनीतिक अधिकार किस तरह से कम किए गए। 1337 में जो है वो प्रशासनिक अधिकार किस तरह से कम किए गए। इसका मतलब हम लोग अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर हम लोग 1833 का अधिनियम 53 का अधिनियम देखेंगे और उसमें देखेंगे किस तरह से ये प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती है और किस तरह से जो ब्रिटिश क्राउन है किस तरह से डोमिनेट करती है और किस तरह से अब सत्ता के अधिग्रहण की प्रक्रिया और तेज हो जाती है और इसमें उसका लक्षण भी देखने को हमको मिलने लगता है। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो दो टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। पहली टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे वो होगा 1853 का चार्टर अधिनियम, इस पे बात करेंगे। और फिर सत्ता का हस्तांतरण भी हम लोग कर देंगे 1858 के माध्यम से। यानी दो तरह की प्रक्रिया या दो तरह का जो है हम लोग आज संविधान का जो ये टॉपिक है दो स्तर पे बात करेंगे। एक 1853 के चार्टर अधिनियम पर और एक 1858 के सत्ता के परिवर्तन पे, ट्रांसफर ऑफ पावर वन। इन्हीं दोनों चीजों पे आप लोग इसी के इर्द गिर्द हम लोग बात करेंगे और इसी की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं 1833 53 का चार्टर अधिनियम, यहाँ से हम लोग पढ़ना आज शुरू करेंगे। देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम जो है वो इस रूप में महत्वपूर्ण है कि अब यहाँ से सत्ता जो है वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ सत्ता के जाने के संकेत मिलने शुरू होते हैं। और ब्रिटिश जो है वो सत्ता जो है वो जिन कारणों से जानी जाती है, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, नौकरशाही, प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत, ना कार्यों का बंटवारा, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, ये सारा जो तत्व है जो कि ब्रिटिश के संविधान का मूल भाग है, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश जिसके लिए जाने जाते हैं, ब्रिटेन जिसके लिए जाना जाता है, ब्रिटेन की संसद जिसके लिए जाना जाता है, वो सारे तत्व वो आपको 1833 के चार्टर अधिनियम में देखने को मिलते हैं। और इसीलिए क्या है कि ये जो 1833 का चार्टर अधिनियम है, इस 1833 के चार्टर अधिनियम को एक तरह से संसदीय प्रणाली की नींव के रूप में देखा जाता है। या ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो 1853 का चार्टर अधिनियम है इसको हम लघु संसद के रूप में देख लेंगे। जो हमारा संसद बाद में बनी, जो स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से संसद का गठन हुआ, आप 1833 53 के चार्टर अधिनियम में एक लघु संसद की पृष्ठभूमि को रूप में देख सकते हैं। यानी ये जो चार्टर अधिनियम है उसने एक तरह से छोटे प्रकार की संसद की पृष्ठभूमि तैयार की। इसका मतलब ये है कि इसकी पहली विशेषता क्या हो गई कि संसदीय शासन प्रणाली की नींव यहीं से पड़ी। 1853 के चार्टर अधिनियम से ही संसदीय शासन प्रणाली की जो है वो नींव पड़ी। अब इस संसदीय शासन प्रणाली का क्या मतलब है ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ना। तो पहला चीज क्या है, पहली बार इसी समय क्या हुआ, विधान परिषद का गठन हुआ। विधान परिषद को एकदम आसान भाषा में समझने के लिए इसको लघु संसद समझिए। अब लघु संसद का मतलब क्या हुआ, ये जो गवर्नर जनरल की परिषद थी इस परिषद का विस्तार किया गया और ये कहा गया कि ये परिषद का काम अब मुख्य रूप से विधान बनाना है। यानी अब ये जो विधान परिषद है वो विधान परिषद क्या है, वो विधान परिषद जो है विधायिका का रूप ग्रहण करना शुरू होती है। इसमें मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 सदस्यों का प्रावधान किया गया।
जैसे आप देखिए आज की विधानसभा में क्या मिनिमम मैक्सिमम का प्रावधान है, उसी तरह से यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम का प्रावधान किया गया कि मिनिमम इसमें सदस्यों की संख्या 6 होगी और मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 12 होगी। यानी जो ये परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, यही परिषद जो है विधान बनाने का काम करने लगेगी और इसीलिए इसको विधान परिषद कहा जाएगा। ये विधान जो है वो केंद्र सरकार के लिए बनेगा और इसीलिए इसको केंद्रीय विधायिका के नाम से भी जाना जाने लगा। फिर से देखिए, ये जो गवर्नर जनरल है परिषद है, गवर्नर जनरल की परिषद आपको याद होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनी थी। शुरुआत इसकी हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब क्या हुआ, इसका एक तरह से दायरा बढ़ाया गया। ये परिषद क्या बनाएगी, विधान बनाएगी, कानून बनाएगी। यानी विधायिका का अस्तित्व यहाँ से आना शुरू होता है। यही जो विधायिका है पूरे केंद्र के लिए कानून बनाएगी, इसलिए इसको केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। अब ये हुआ कि ये जो केंद्रीय विधान परिषद बनेगी, इसमें नियम कानून कैसे लागू होंगे, इसका संचालन कैसे होगा, संचालन कैसे होंगे, नियम कैसे होंगे, कैसे ये चलेंगी, इसके विशेषाधिकार क्या होंगे, काम करने के तरीके क्या होंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि इसका आधार जैसे जैसे कुछ नहीं करना है। ये जो लघु संसद है वो जैसे ब्रिटिश संसद काम करती है, उस ब्रिटिश संसद की तरह ही काम करेगी, इक्वल टू ब्रिटिश संसद। जो रूल रेगुलेशन ब्रिटेन के संसद के लिए रहेगा, वही ब्रिटेन रूल रेगुलेशन क्या है, ये यहाँ के यानी लघु संसद के लिए या विधान परिषद के लिए भी काम करेगा। इसका मतलब ये जो विधान परिषद है का फर्स्ट टाइम विधान परिषद का गठन हुआ। इसको आप छोटा सा संसद कर सकते हैं, लघु पार्लियामेंट कह सकते हैं, लघु संसद की भूमिका कह सकते हैं। तो परिषद की भूमिका बढ़ी, इस परिषद को हम विधान परिषद कहते हैं। ये विधान परिषद जो है वो ब्रिटिश संसद की कार्यप्रणाली की तरह से काम करेगी। यानी पहली बार जो है ये ब्रिटेन की संसद ये कह सकते हैं कि पहली बार जो है ये विधान परिषद है इस रूप में काम करेगी। अब यहीं पर क्या हुआ, अगर ये विधायिका हो गई यानी अब कार्यों का बंटवारा भी शुरू हो गया। विधायिका विधायिका विधान बनाने का काम करेगी, तो कार्यपालिका इसका काम करेगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप देखते हैं आगे कि संसद के 3 पार्ट होते हैं ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये विधायिका अलग हो गई, प्रशासनिक कार्य करने के लोग अलग हो गए। इसका मतलब ये डिवीजन हो गया, ये अब काम का डिवीजन हो गया कि विधायिका विधान बनाने का काम करेगी और कार्यपालिका कार्य करने का यानी प्रशासन का काम करने लगेगी। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि पहली बार कार्य का बंटवारा होना शुरू हुआ। संसद का ये लक्षण है। तो संसद क्या है, संसद के सामान्य रूप से 3 भाग होते हैं। संसद के 3 भाग होते हैं। अब संसद जो है 3 भाग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है। देखिए केंद्रीय विधान परिषद यहाँ पर बनकर के तैयार हो गई। फिर देखिए जैसे जो लोकतंत्र है उसके 3 स्तंभ माने जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यहाँ भी विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का डिवीजन होना शुरू हो जाता है। यानी कुल मिला जुला के अगर सामान्य स्तर पर समझा जाए तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, उस 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, ये 53 का जो चार्टर अधिनियम है, ये मूल रूप से क्या करेगा, संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत करता है। और वो जो संसदीय प्रणाली है उसका जो आधार है वो ब्रिटिश संसद की कार्यप्रणाली को ही आधार बनाया गया। तो 33-53 के चार्टर अधिनियम की पहली विशेषता क्या हो गई कि एक तरह से लघु संसद का निर्माण जो है इसी रूप में देखा जा सकता है। अगर दूसरी विशेषता इसकी देखी जाए तो अब यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम कि जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनको केंद्रीय विधान परिषद में स्थान दिया गया। ये जो है अब ये केंद्रीय विधान परिषद का भाग होंगे। जैसे इसमें जो 6 से 12 नए सदस्य होने थे, तो 6 सदस्य मिनिमम रखे जाने थे। तो उसमें 4 बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा, ये जो प्रांतीय सरकार हैं, इन प्रांतीय सरकारों के 4 लोग यहाँ पर आकर के रहेंगे। इसका मतलब फर्स्ट टाइम क्या है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोकल लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो केंद्रीय विधान परिषद में होगा, इस बात को कहा गया। तो ये पहली बार है
जब ये हुआ कि प्रांतीय सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं, वो प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि भी मुख्य रूप से केंद्रीय विधान परिषद में इनको स्थान दिया जाएगा। ये बात मुख्य रूप से यहाँ पर कही गई। फिर देखिए, किसी भी संसदीय शासन प्रणाली में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर पहली बार क्या हुआ कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत की घोषणा की गई। इसके लिए एक समिति बनाई गई, मैकाले समिति। ये 1853 के एक्ट में आया कि हाँ, प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत होगी। मैकाले समिति बनाई गई 1854 में, और मैकाले समिति इसीलिए बनाई गई ताकि ये बता सके कि क्या भारत के लोग भी इस परीक्षा में भागीदारी कर सकते हैं। मैकाले समिति 1854 में बनी, और उसका कहना क्या था, ये जो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हो रही, क्या उस प्रतियोगिता परीक्षा में भारत के लोग भी भागीदारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस रूप में मैकाले समिति का गठन, प्रशासनिक सेवा में भारतीय भाग लेंगे नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ, भारतीयों ने भी यहाँ भाग लेना शुरू किया, और सत्येंद्र नाथ टैगोर ये पहले ऐसे भारतीय रहे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा क्या करी, आईसीएस की परीक्षा पास करी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी, उन्होंने भी आईसीएस की परीक्षा पास करी थी। बाद में आईसीएस की परीक्षा को पास करने के बाद उन्होंने छोड़ा, और उन्होंने एक सिविल सर्विसेज आंदोलन की शुरुआत करी। तो सिविल सर्विसेज आंदोलन की शुरुआत पूछेगा तो कौन, एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो यहाँ से एक चीज और भी हो सकता है कि प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत इसी समय हुई। मैकाले समिति का गठन इसी परिप्रेक्ष्य में किया गया कि क्या भारत के लोगों को भी इसमें स्थान मिलना चाहिए कि भारत के लोगों को स्थान नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए मैकाले समिति का गठन हुआ। और अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि अब यहाँ से धीरे धीरे लक्षण मिलना शुरू होगा कि अब कंपनी जो है बहुत दिनों तक रहेगी नहीं, कंपनी के जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके कुछ लक्षणों को इस अधिनियम में देखा जा सकता है। वो कैसे देखा जा सकता है, फर्स्ट चीज देखिए, इन्होंने इस अधिनियम में कंपनी के शासन को तो विस्तारित कर दिया कि कंपनी का शासन क्या होगा, एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें एक्सटेंशन कितने साल का है, कितने साल का है, ये उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। ये उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि अगले 10 साल तक बना रहेगा, 20 साल तक बना रहेगा, कितना बना रहेगा, वो उनका क्लैरिफिकेशन नहीं। उनका क्लैरिफिकेशन खत्म। इसका मतलब क्या है, जिस दिन चाहेगी अब ब्रिटिश क्राउन सत्ता अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। यानी अब यहां से लक्षण मिलना शुरू हुआ। फिर देखिए उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने कहा अभी समय का निर्धारण उन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी भारत का जो क्षेत्र है वो अब इंग्लैंड के राजशाही में विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब क्या है कि सीधे सीधे अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी भारतीय राज्य को अगर मिलाया जाएगा तो वो किसके अंतर्गत है, वो राजशाही में विश्वास के अंतर्गत ही उसको मिलाया जाए। यानी अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ, डिफैक्टो करने की तैयारी शुरू हो गई। बस वो समय का प्रश्न था कि कब कंपनी के शासन को मिलाया जाएगा। और इसी के अंतर्गत एक चीज और हुआ, जो डायरेक्टर होते थे, निदेशक होते थे 24, इनकी संख्या को घटा के कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। तो इनकी संख्या घट के कितनी हो गई, 18 हो गई। तो इस रूप में देखिए कि यहाँ से दो चीजें कि जो 1853 का अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम है, उसको आप दो स्तर पे लीजिए। पहला वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि संसदीय शासन प्रणाली की नींव इसी में पड़ी, विधायिका का अस्तित्व इसी में आया, सही मायने में विधायिका कार्यपालिका के काम का अलगाव इसी में हुआ। विधायिका का काम विधान बनाना है, कार्यपालिका का काम उसको एग्जीक्यूट करना है। फिर ये भी कहा गया कि लघु संसद की तरह जो भी नियम कानून होते हैं, औपचारिकता होती है, वो सारा ब्रिटिश संसद से लेकर के हम काम करेंगे। तो संसदीय शासन प्रणाली के दृष्टिकोण से यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, अब कंपनी के अंत की सूचना के लिए भी महत्वपूर्ण है ना। कंपनी जो है वो जाने वाली है, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली आने वाला है, ब्रिटिश क्राउन अभी तक इनडायरेक्टली आने वाला था। तो अब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली आने वाला है, वो इसका सिम्टम मिलना शुरू होता है ना। वैसे भी किसी भी चीज का अंतिम अवस्था
बाद वाले चीज की प्रारंभिक अवस्था का सूचना देना शुरू करती है। इसी का अंतिम अवस्था प्रारंभिक, अगले ही चरण के प्रारंभिक अवस्था की सूचना देने लगती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु का समापन, शीत ऋतु की शुरुआत। ना तो उस तरह से कह सकते हैं कि एक आपको सिम्टम्स दिखना शुरू होता है। सिम्टम्स मैंने बताया अभी, उन्होंने कहा बढ़ा दिया, कितने साल के लिए बढ़ाया, लिमिट नहीं बताया। इसका मतलब क्या कि जब चाहे वो समाप्त कर सकते हैं। अब इसमें ये नहीं कहा कि 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ विस्तारित है, लेकिन कितने पीरियड के लिए उसका उन्होंने मेंशन नहीं किया। और सीधे सीधे उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि जो भारत का क्षेत्र है, अब जो मिलाया जाएगा वो राजशाही के तहत, उसके विश्वास के तहत मिलाया जाएगा। यानी ब्रिटिश क्राउन जो है सीधे सीधे अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो रहा है ना। ये एक तरह से क्या है, 1853 का जो अधिनियम है उसको आप सत्ता परिवर्तन का प्रीमियर समझ लीजिए। ये सत्ता परिवर्तन का क्या है, ये सत्ता परिवर्तन का प्रीमियर है। यानी सत्ता परिवर्तन जो होना है उसके जो लक्षण है, वो लक्षण यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लक्षण आपको देखने को मिलने लगे, भाई अब ये कंपनी बहुत दिनों तक रहेगी नहीं। ये सारे लक्षण जो हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो 1853 के अधिनियम को हम दो स्तर पर देख सके कि हाँ दो स्तर पर इसको हमको देखने का यह है कि दो स्तर पर हम देख लें तो इसकी बात को हमको समझ में आ जाएगा। अब हुआ क्या, कंपनी पहले ही से मूड बना के बैठी हुई है ना, यानी कि अब सिम्टम्स दिखना शुरू हुआ। अब क्या हुआ, कोई एक बहाना चाहिए। नहीं, कहावत कही जाती है कि बिल्ली के भाग से सीकर टूटा। और इसी के अंतर्गत क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने का एक बहाना भी मिल गया। इसी दौरान 1857 का विद्रोह हो गया, 1857 का रिवोल्ट हो गया। इस रिवोल्ट की पूरी जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी पे डाली गई। ये कहा गया कि इस विद्रोह का जो जिम्मेदार है, वो विद्रोह की जिम्मेदारी सारी किस पे डाली गई, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। और इस रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को दंडित करने का प्रयास किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अब किसके पास आ जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के पास है। ये तो होना ही नहीं था, होना ही था, चाहे वो 58 में होता, 59 में होता, 60 में होता, ये प्रक्रिया तो होनी थी। बस उस प्रक्रिया में ऐसा नहीं कि 1857 के विद्रोह से ही सत्ता का परिवर्तन हुआ। 1857 का विद्रोह नहीं भी होता तो सत्ता का परिवर्तन होता। 1853 इस चीज की सूचना दे रहा है। अब 1857 का विद्रोह वहां पे तात्कालिक कारक है, एक वहां पर तात्कालिक कारक है कि इस घटना ने इस प्रक्रिया के विलय की प्रक्रिया को, या कह सकते हैं सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या किया, वो तेज किया। और इस सत्ता के परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या हुआ कि अब सारा जो दारोमदार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे डाला गया। और यहां से सत्ता आ गई किसके हाथ में, ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। अब सत्ता जो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी वो ब्रिटिश कंपनी। यानी 1858 के अधिनियम को समझना बहुत आसान है। 1858 का जो अधिनियम है वो रियल में अधिनियम नहीं है, बल्कि क्या है, वो सत्ता परिवर्तन का एक प्रयास है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता किसके हाथ में आ गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई। बस ये ध्यान देखना है बच्चों कि सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन सत्ता का नेचर नहीं परिवर्तित हुआ। सत्ता का पहले भी नेचर शोषण था, और अभी भी नेचर क्या है, शोषण है। बस वो तरीका अलग अलग हो गया ना। जैसे प्रेमचंद ने नहीं कहा कि समस्या वही की वही बनी है। बस कभी जॉन जॉन वो राजा थे, वो गला दबाते थे लोगों का, राम बन गए तो वो दबाते हैं ना। कोई नागनाथ है, कोई सांपनाथ है, कोई राजनाथ है, लेकिन गला जो है वो आम आदमी का ही पकड़ना है। यहाँ पर शोषण जो हुआ वो शोषण कह सकते हैं कि शोषण की प्रक्रिया जो है बदस्तूर जारी रही। तो पहला चीज 1858 के अधिनियम में आप क्या समझेंगे कि 1858 का अधिनियम एक सत्ता का परिवर्तन है। और ये कतई नहीं समझेंगे कि 1857 का विद्रोह नहीं होता तो सत्ता का परिवर्तन नहीं होता। अगर वो होता, नहीं होता तो भी ये होता, हाँ समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सत्ता का परिवर्तन तो होता ही होता। और क्योंकि इसके लिए मन स्थिति पहले से तैयार है। 1853 का अगर अधिनियम आप देख रहे हैं तो वहां से पूरा का पूरा सिम्टम्स आपको दिख रहा है कि हाँ सत्ता का परिवर्तन यहाँ पर होना है।
सत्ता का परिवर्तन यहाँ पर होना है, सत्ता का परिवर्तन होगा। बस वहां पर तात्कालिक कारण है, आप उसको 1858 के भारत अधिनियम में जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ उसको आप वास्तविक कारण नहीं मान सकते, वो तात्कालिक कारण है। अब देखिए, जब सत्ता परिवर्तन होता है थोड़ा सा ढांचा वगैरह उसका चेंज होता है ना, ढांचा उसका चेंज होता है, खासकर नाम वगैरह जरूर चेंज होता है, ताकि पहले की जो समस्याएं हैं या पहले की जो नकारात्मक चीजें हैं उसको हम क्या करें, उस यादों को थोड़ा सा दूर कर सके। तो इस रूप में सबसे पहला काम क्या हुआ कि महारानी के सत्ता में आने के साथ पद नाम में परिवर्तन हुआ। इस पद नाम के परिवर्तन को पूरा हम आपको पीछे से दिखा देते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ से कोई कंफ्यूजन होने का चांस भी नहीं है। ये तीन, कह सकते हैं तीन स्टेप हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, नई सत्ता आई, बंगाल में पहले गवर्नर होता था, इस गवर्नर का नाम बदल के क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ये पहला बंगाल का गवर्नर। फिर 1833 के अधिनियम से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ये पहला गवर्नर जनरल बन गया। इसके बाद जैसे ही महारानी आई, 1858 का अधिनियम आया, ये जो गवर्नर जनरल है, ये जो गवर्नर जनरल है इसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल प्लस वायसराय कर दिया गया। सामान्य रूप से हम इसको वायसराय ही कहते हैं, लेकिन नाम क्या है, गवर्नर जनरल वायसराय दोनों ऐड कर दिया गया। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि हाँ परिवर्तन हो गया, इसको वायसराय कहते हैं। पहला वायसराय कौन है, वायसराय बनाया गया केनिंग को। तो इसका मतलब क्या है कि महारानी के आने के साथ सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन में नया दिखाने के लिए, पुरानी चीजों से अलग दिखाने के लिए, कि पुरानी चीजें शोषण का प्रतीक है, हम नई एक युग का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, हम अच्छा करने वाले हैं, हम बेहतर करने वाले हैं, तो नाम का परिवर्तन होता है। जैसे योजना आयोग से नाम बदल करके नीति आयोग का किया गया, इलाहाबाद से नाम बदल के प्रयागराज किया गया। तो नाम परिवर्तन होते हैं, नाम परिवर्तन सत्ता परिवर्तन के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे ही महारानी आई, महारानी के आने के साथ क्या हुआ, महारानी के आने के साथ नाम का परिवर्तन हुआ, और जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय बन गया। तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीनों चीजों को एक साथ अपना रख करके देखेंगे, तीनों चीजों को अगर एक साथ रख करके देखेंगे तो आपको, हमको नहीं लग रहा कि कोई कंफ्यूजन यहाँ पर होना चाहिए। इसको ध्यान से आपको देख लेना चाहिए कि हाँ यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ बच्चों, अगर याद होगा आपको, तो आपको मैंने द्वैत शासन पढ़ाया था, 1784 और पिट्स इंडिया एक्ट। इस द्वैत शासन का क्या मतलब था कि जो कंपनी का काम था दो भागों में बांट दिया गया था। एक था व्यापारिक काम, वो निदेशक उसकी जिम्मेदारी होती थी, और जितनी पॉलिटिकल काम होते थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। तो इसी को हम लोगों ने कहा था कि द्वैत शासन है। द्वैत शासन ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में आया। यहां तक आते आते इस दोहरा शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, और ये जो भारत राज्य सचिव है और उसकी परिषद की स्थापना हुई, और इसमें कुल 15 सदस्य जो हैं वो रखे गए। यानी इस संस्था को और इस संस्था को मिला दिया गया। यानी ये दोनों संस्थाएं हैं, अगर इसको ए माने इसको बी माने, तो ए प्लस बी को मर्ज कर करके एक नई संस्था बनाई गई। जैसे इसमें 18 सदस्य थे, इसमें 6 सदस्य थे, लेकिन इसमें क्या संख्या घटा दी गई, संख्या घटा गई कितना, ये 15। ये भारत राज्य सचिव परिषद है, और ये जो भारत राज्य सचिव परिषद है ये लंदन में रहेगा। हाँ, इसको होम ऑफिस कहा जाएगा, और इसका जो सैलरी है, जो वेतन है, वो इंडिया से आएगा। अब ये जो भारत राज्य सचिव उसका परिषद है, इसी को गृह सरकार कहा गया। यही पूरी तरह से भारत के कार्यों को देखने का काम अब इसी का हो गया। यानी ये दोनों संस्थाएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। निदेशक खत्म हो गए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये खत्म हो गया, और इन्हीं दोनों संस्थाओं को मिला करके A+B को मिला करके ये भारत राजस्व सचिव एवं उसकी परिषद बना दिया गया।
जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 है। और यही अब पूरा देख रेख करने का काम कौन करेगा कि भारत राष्ट्रपति उसकी परिषद जो है वही जो है महत्वपूर्ण रूप से देखने का काम करेंगे। यानी पूरी जो है लाइबिलिटी है वो किसको सौंप दी गई, भारत राज्य सचिवों की परिषद को। तो कुल मिला जुला के जो 1858 का अधिनियम है उसको कुछ नहीं समझना है, बस एक तरह से समझना है क्या कि सत्ता का परिवर्तन हुआ। सत्ता के परिवर्तन के साथ साथ क्या हुआ कि एक नई सत्ता के प्रतीक के रूप में दिखाने के लिए जो पुरानी सत्ता के प्रतीक की संस्थाएं थी उनको समाप्त किया गया, जो पद हैं उनके नाम में परिवर्तन किया गया। लेकिन बार बार बोल रहे हैं कि एक चीज का ध्यान रखना है कि इन सब चीजों के बाद भी, इन सब के बाद भी सत्ता के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। सत्ता का स्वरूप पहले भी शोषण की प्रवृत्ति को धारण करने वाला था और अभी भी शोषण की प्रवृत्ति को ही धारण करने वाला था। इस रूप में ये जो 1858 का अधिनियम है, ये 1858 का अधिनियम आपको क्या करता है, ये बताता है कि ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे हुआ। ट्रांसफर ऑफ पावर कैसा हुआ, दूसरा ये बताता है कि 1857 का विद्रोह एक बहाना है, ये तो होना ही था। उसमें कम या अधिक हो सकता है कि कोई प्रवृत्ति हो, कम या अधिक की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन एक चीज तय था कि ये जो होना था वो हुई। उसका तात्कालिक कारण क्या है, भले 1857 का विद्रोह है लेकिन वास्तविक कारण क्या है, अब वहां की ब्रिटेन की संसद की महत्वाकांक्षा है कि भारत को डायरेक्टली रूल करना चाहती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटाना चाहती है। ये सारी चीजों को आपको वहां पर समझना पड़ेगा कि होता ये तो कहीं ना कहीं से परिवर्तन होना ही है। तो कुल मिला जुला के आज हम लोगों ने दो चीजें देखा, एक तो 1853 तिरपन के अधिनियम को देखा, और तिरपन के अधिनियम में क्या देखा हम लोगों ने कि ये देखा कि मुख्य रूप से संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत की बेस यहीं से रखी गई, चाहे वो कार्यपालिका विधायिका का काम का डिवीजन हो या विधायिका का गठन हो, परीक्षाओं की शुरुआत हो, मैकाले समिति का गठन हो, ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें महत्वपूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि ये नींव रखी गई 1853 के चार्टर अधिनियम में। तो 1853 का चार्टर अधिनियम एक तरह से संसदीय शासन प्रणाली की नींव है। और ये जो 1853 का चार्टर अधिनियम है उसमें दूसरी बात क्या है कि अब सिम्टम्स आपको दिखने लगे ना, लक्षण आपको दिखने लगे कि ये अब बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। सिम्टम्स आपके दिख गए कि ये बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है। और हुआ भी वही, 1857 का विद्रोह एक बहाना रहा और अंत में उसी के माध्यम से 1858 के भारत सरकार अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम आया। और उसी भारत शासन अधिनियम के माध्यम से वो जो अधिनियम है उसी के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति, ब्रिटिश क्राउन की शुरुआत और कुछ नए पदनाम का परिवर्तन, नई संस्थाओं का गठन। और यही जो 1858 का भारत अधिनियम है सत्ता परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। यहाँ पर दो चीजें हम लोगों ने महत्वपूर्ण रूप से देखी। पहला, एक 1858 का 1853 का भारत सरकार अधिनियम, और दूसरा भारत शासन अधिनियम 1858। कल हम लोग इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। नोट्स अभी थोड़ा सा आज बाकी रह गया था, कल आपको उपलब्ध हो जाएगा। और वीडियो में कुछ समय सुबह तक फिर 12-1 बजे के बीच में मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, तो इसको देखना होगा, आप अपना देखिएगा। और कोई डाउट होगा तो एक दिन हम लोग डाउट क्लास लेकर के उसको क्लियर कर लेंगे। तो आशा है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और देख करके सुनने का प्रयास करिए, कॉन्सेप्ट पकड़ने का प्रयास कीजिए। नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा कल, उसको आप अपना पढ़ते रहिए तो उससे भी अच्छा हो जाएगा। और सुनने से चीजें बहुत समझ में आती हैं, तो सुनते रहिए ध्यान से। सभी लोग को गुड नाइट, कल हम लोग फिर इसको आगे लेकर के बढ़ने का प्रयास करेंगे।